हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास जुलन। ये हमारा 13th लेक्चर है। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड, देखो कॉम्प्लिकेट हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट क्योंकि उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस आ गए हैं, बहुत सारी बैटरीज आ गई हैं। तो उनमें से देखो, मान लो कि अगर मेरे पास बहुत सारे बैटरीज और रेजिस्टेंसेस हैं और मेरे को करंट फाइंड आउट करना है या फिर पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना है किसी दो पॉइंट्स के बीच में, तो हमारे पास एक रूल है। वो रूल का नाम है किरचॉफ्स रूल। ठीक है, तो मतलब किरचॉफ्स लॉ है, उसके दो रूल्स हैं, उनको हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को बेटा। किरचॉफ्स रूल। देखो, किरचॉफ्स के जनरली मेरे पास दो रूल्स हैं बेटा। दो रूल्स कैसे कि मतलब मान लो हमारे पास एक सर्किट है, उसमें बहुत सारी बैटरीज, रेजिस्टेंसेस, पता नहीं क्या क्या गिवन है। ठीक है, और हमें उस सर्किट में कहीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना हो, उस सर्किट में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, तो देखो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास यहां पर किरचॉफ्स के जनरली दो रूल्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट है मेरे पास जंक्शन रूल। ठीक है, फर्स्ट मेरे पास क्या है? जंक्शन रूल। जंक्शन रूल का मतलब है एट एनी जंक्शन द algebraic sum of current is zero. That is, at any junction, incoming current is equivalent to the outgoing current. Incoming current is equivalent to the outgoing current. ठीक है, देखो इस दोनों रूल्स को याद रखना। पेपर में पूछ सकते हैं कि किरचॉफ्स के दो रूल्स बताओ, उसके बाद एक डायग्राम बना होगा और तुम्हें उस क्वेश्चन को सोल्व करना होगा इक्वेशंस की फॉर्म में, और करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो मेरे पास यहां पर है, मान लो मेरे पास किसी सर्किट में ये कोई जंक्शन है, और कुछ वायर्स हैं, इसके थ्रू मान लो करंट I1, I2 और कोई एक वायर है, इसके थ्रू कुछ करंट है I3। अब मेरे पास जंक्शन रूल क्या बोलता है? O पॉइंट पर ध्यान से देखो, मेरे पास I1 और I2 में जो करंट है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स O पॉइंट, और जो I3 है करंट वो एक O पॉइंट से मूव कर रहा है फर्दर अवे। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं जो मेरे पास वैल्यूज मूव करेंगी टुवर्ड्स दिस जंक्शन, उनको मैं अज्यूम कर लेता हूं बेटा पॉजिटिव, और जो इस जंक्शन से अवे मूव कर रही है उनको मैं अज्यूम कर लेता हूं नेगेटिव। तो मतलब एक तरह से जो I1 करंट है ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स जंक्शन, I2 करंट भी मूव कर रहा है टुवर्ड्स जंक्शन, और I3 मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो मेरे पास यहां पर माइनस ऑफ I1, इसको पॉजिटिव भी कंसीडर कर सकते हैं, नेगेटिव भी कंसीडर कर सकते हैं। एक को अगर पॉजिटिव कंसीडर करोगे तो दूसरे को नेगेटिव कंसीडर कर लो। मान लो जो अप्रोच कर रहा है ओ पॉइंट को, उसको मैं कंसीडर कर लेता हूं प्लस I1, और अप्रोच कर रहा है I2, और ये मेरे पास इक्वलेंट होंगे आउटगोइंग, जो यहां से दूर जा रहा है। तो मेरे पास वो क्या हो गया? I3। तो ये हो गया मेरे पास समेशन ऑफ I, दिस इज इक्वलेंट टू 0। मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वलेंस टू आउटगोइंग करंट। नेक्स्ट है मेरे पास लूप रूल। सेकंड है लूप रूल। लूप रूल में मेरे पास द एल्जेब्रिक सम ऑफ the algebraic sum of changes in potential around any loop
द algebraic sum of changes in potential around any loop, any having resistors and cells in the closed loop is zero. मतलब the algebraic sum of changes in potential around any loop which is closed having resistors and cells is zero. इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। देखो, मान लो ये मेरे पास कोई एक रेजिस्टेंस है R, इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है, और यहां पर एक दूसरा रेजिस्टेंस, ये R1 रेजिस्टेंस है, और ये मेरे पास है कोई R2 रेजिस्टेंस, इसके थ्रू भी करंट फ्लो कर रहा है सेम I, और यहां पर मेरे पास एक बैटरी जिसका वोल्टेज है V। तो मेरे पास ध्यान से देखो, ये लूप रूल क्या बोलता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी लूप क्लोज्ड हैविंग रेजिस्टेंस एंड सेल इन द क्लोज लूप इज जीरो। मतलब इस क्लोज लूप में मेरे पास, अगर मैं टोटल लूप में अगर मूव करूंगा लाइक A टू B, देन B टू C, देन C टू D एंड देन D टू A, अब लूप क्या होगा मेरे पास? क्लोज्ड। तो इस केस में मेरे पास यहां पर जनरली क्या होगा कि मेरे पास जो चेंजेस इन पोटेंशियल होगा, 3 एलिमेंट्स है, यहां पर एक बैटरी है, एक R1 रेजिस्टेंस है, एक R2 रेजिस्टेंस है, इनके अक्रॉस जो चेंज इन पोटेंशियल होगा इस लूप में वो क्या होगा? जीरो। मतलब समेशन ऑफ V प्लस समेशन ऑफ I आर इज इक्वल्स टू जीरो। इसको थोड़ा सा भी स्टडी करते हैं। ये मेरे पास दो रूल हैं, एक जंक्शन रूल और एक लूप रूल किरचॉफ्स लॉ के लिए, ठीक है। इनको दोनों को स्टडी करते हैं हम। देखो बेटा, इनको कैसे स्टडी करेंगे? कुछ सिंपल मैं मेथड्स तुम्हें बताता हूं, इनको कैसे कैसे सोल्व करना है। अगर मान लो सर्किट में कहीं भी बैटरी ऐसे है, पॉजिटिव नेगेटिव, मेरे पास ये बैटरी है, ठीक है। अगर मान लो मेरा लूप ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा हूं, मतलब मैं कुछ गेन कर रहा हूं। तो मेरे पास ये वोल्ट्री है, इसको मैं रख दूंगा प्लस V, ठीक है। सेम मेरे पास है, बैटरी है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और मैं मूव कर रहा हूं ऑपोजिट डायरेक्शन में टू द बैटरी। मेरे पास जो लूप है ना वो इस बैटरी के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, तो मेरे पास मूव कर रहा हूं पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो मैं कुछ लूज कर रहा हूं, तो इस वैल्यू को मैं रख दूंगा -V। नेक्स्ट मेरे पास है ये रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो कर रहा है, मतलब हाई पोटेंशियल कुछ इस साइड है, लो पोटेंशियल इस साइड है, और अगर लूप इधर मूव कर रहा है, ठीक है, तो इनको हम बॉक्स में रख देते हैं। अगर मान लो मैं मूव कर रहा हूं पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस में अगर मूव कर रहा हूं, मान लो I करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं इस पॉजिटिव टू नेगेटिव IR बट पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहा हूं, तो मेरे पास ये हो जाएगा -IR, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास यहां पर रेजिस्टेंस, करंट मूव कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव इस डायरेक्शन में, बल्कि मैं मूव कर रहा हूं इसके ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो प्लस इस केस में IR बट नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो मैं कुछ गेन कर रहा हूं, तो सर्किट में इसको मैं वैल्यू क्या रख दूंगा? +IR, ठीक है। तो बस ये हुआ कुछ रूल्स यहां पे इसके लिए। तो किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है मेरे पास? फर्स्ट रूल तो जंक्शन में क्या, समेशन ऑफ I इक्वल टू 0, किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, जितना चार्ज आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा इससे, ठीक है। दूसरे मेरे पास क्या है? लूप रूल, मतलब द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल विच आर कनेक्टेड, जो भी लूप है उसमें कनेक्टेड है बैटरीज, सेल्स, और साथ में मतलब कि जो भी रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, उनके अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल होगा वो मेरे पास क्या होगा? 0। अब मैंने कुछ रूल्स यहां पर डिफाइन कर दिए। अगर
जो मेरे पास लूप है, बैटरी कनेक्टेड है, नेगेटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट कर रहा है, प्लस वी, नेगेटिव पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, और हम मूव करें करंट के ऑपोजिट तो नेगेटिव वी, करंट के डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं अलोंग रेजिस्टेंस तो माइनस आई आर, उसके ऑपोजिट मूव कर रहे हैं करंट के रेजिस्टेंस के केस में तो प्लस आई आर। ठीक है, तो मैं यहां पर एक सिंपल से हम करते हैं, इसमें इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं हम। तो मेरे पास है कुछ ऐसे, थर्टी ओम, 40 ओम, 1 ओम, 45 वोल्ट, 20 ओम, और मेरे पास ये हो गया 80 वोल्ट, और ये हो गया 1 ओम। ठीक है बेटा, मेरे पास इस सर्किट में अगर मान लो ये पूछ लें, ये मैं पॉइंट मार्क कर देता हूं, ए बी सी डी ई एन एफ, कि किरचॉफ्स रूल बताओ दो, तो मैं फर्स्ट और सेकंड रूल डिफाइन कर दूंगा और पूछेंगे यहां पर कि यहां पर कुछ करंट I1 फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस सर्किट में, और इस सर्किट में मैं कंसीडर कर लेता हूं, मेरे पास कुछ I2 करंट फ्लो कर रहा है, इस सर्किट में I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो इस सर्किट में मेरे पास करंट कुछ I3 फ्लो कर रहा है। तो पूछेंगे किरचॉफ्स रूल बताओ दो, फर्स्ट सेकंड जंक्शन रूल और रूप रूल, और मेरे पास दो इक्वेशंस बताओ किरचॉफ्स रूल का यूज करके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं जंक्शन रूल। जंक्शन रूल की इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो बेटा, जो ई पॉइंट है इस पर बहुत ध्यान से देखो, ई पॉइंट पर, इसमें थोड़ा सा जूम कर देता हूं इस फिगर को, मान लो यहां पर मैंने बना दिया। तो ई पॉइंट पर है I2 करंट जा रहा है दूर, ये I1 करंट जा रहा है ये भी दूर। ठीक है, और जो I3 करंट है ये इस ई पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। तो जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग जो करंट अप्रोच कर रहा है, मान लो मैं रखूंगा पॉजिटिव, और जो इनसे दूर जा रहा है उसको मैं कंसिडर कर लूंगा नेगेटिव। तो मेरे पास समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि प्लस I3 माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0। दिस फर्दर इंप्लाइज I3 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो मेरे पास ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, जो मैंने जंक्शन रूल था उसका यूज करके बना दिया। दूसरा मैं चेक करता हूं, I1 करंट फ्लो कर रहा है यहां पर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव, करंट इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। तो मेरे पास ये हो गया हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। अब मैं अप्लाई कर देता हूं फॉर लूप ए बी एफ ई ए। हम ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, हमारा लूप स्टार्ट हो गया। ठीक है, ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करें, मूव करें टुवर्ड्स बी पॉइंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो कुछ गेन कर रहे हैं, तो ये वैल्यू होगा प्लस 80। अब मेरे पास करंट फ्लो कर रहा है, I1 रेजिस्टेंस है 1 ओम, मूव कर रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो ये होगा माइनस I1 इंटू में 1। अब मूव कर रहे हैं B टू F। ठीक है, करंट इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है, करंट का वैल्यू है I1, तो मेरे पास है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो नेगेटिव I1 इंटू 20, क्योंकि I1 इंटू 1 ओम, ये क्या V इक्वल टू IR। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या था इसमें, समेशन ऑफ V प्लस समेशन ऑफ IR इज इक्वल्स टू 0। अब मूव कर रहे हैं B टू F पॉइंट, और अब मूव कर रहे हैं F टू E पॉइंट, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव कुछ गेन कर रहा हूं, तो प्लस 45, पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस I3 इंटू 1, पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस I3 इंटू 40, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मेरे पास ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन भी बना सकते हैं फॉर लूप D E F C N D।
ठीक है, वो भी सेम उसको ऐसे बना के देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको तुम घर पे ट्राई करना फॉर लूप DEFC एंड D। ठीक है, ये क्लॉकवाइज भी लूप कंसिडर कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी। बस ये याद रखना, हमारे पास जो वोल्टेज हम कैसे मूव कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो ऐसा जो भी न्यूमेरिकल होगा स्टूडेंट्स, बेटा देखो उसमें क्या करना, तो पहले नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस रख देना। ठीक है, और देखो जिनको थोड़ी ज्यादा डिफिकल्टी हो वो अपना बना लेना बैटरीज को अलग अलग से। लाइक तुम्हारे पास ये बैटरी में नेगेटिव टू पॉजिटिव तो प्लस वी, नेगेटिव टू पॉजिटिव लूप अगेंस्ट है करंट के तो माइनस वी, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की डायरेक्शन में है रेजिस्टेंस में माइनस, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस में पॉजिटिव। ठीक है, तो इन वैल्यूज का यूज करके मैंने यहां पर जैसे दो इक्वेशंस बना दी। और अगर मान लो कभी कभी होगा वो पूछेंगे करंट की इक्वेशंस को सोल्व करके बताओ। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहां पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर को लाइक जो किरचॉफ्स रूल है इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, दोनों रूल को याद रखना है, लूप रूल, जंक्शन रूल। ठीक है, जंक्शन रूल समेशन I इक्वल टू 0, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। लूप रूल, एक लूप में जो टोटल पोटेंशियल होगा, ठीक है, अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स मतलब सेल्स हो या रजिस्टर्स हो, वो क्या होगा उस लूप के लिए 0। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट अभी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या मेरे पास रजिस्टर्स हैं बहुत सारे, उनको मैंने ऐसे कंबाइन कर लगा दिया एक सर्किट में। ठीक है, फिक्स कर दिया और फिर उनके अक्रॉस एक एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर दिया। इसको देख लेते हैं फिगर को। मान लो R1, R2, R3, R4 और R5। ठीक है, मेरे पास एक तरह से 5 रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, R5 मतलब यहां पर मैंने गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट किया हुआ है, ये वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, मेरे पास यहां पर क्या होगा, ये A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है, और मैंने 5 रेजिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट कर दिया। मान लो सर्किट में करंट मेरे पास I फ्लो कर रहा है। ठीक है, और मेरे को इस सर्किट को स्टडी करना है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बोलता है, ये ब्रिज है ना बैलेंस कंडीशन में तब होगा जब मेरे पास R5 के थ्रू करंट की वैल्यू क्या होगी 0। उसको कैसे चेक कर सकते हैं, R5 का रेजिस्टेंस को मैं यहां से रिमूव करूंगा और यहां पर एक मैं गैल्वेनोमीटर को प्लेस कर दूंगा। ठीक है, वो क्या मेजर कर लेगा यहां पर करंट की वैल्यू को। ठीक है, अब मेरे पास देखो बेटा R1, R2, R3, R4, R5 5 रेजिस्टेंस हैं, इनको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया A, B और ये हो गया C और D टर्मिनल। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की जो बैलेंस कंडीशन है वो मेरे पास कब मिलेगी, जब मेरे पास CD के ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो मैं बोल दूंगा ये ब्रिज कैसा हो गया, बैलेंस कंडीशन में है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं, उनको मैंने प्लेस कर दिया एक ब्रिज की फॉर्म में, और यहां पर मेरे को स्टडी करना है इन रेजिस्टेंसेस के लिए। मेरे को यहां पर चेक करना है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, R1, R2, R3, R4 की फिक्स कर देंगे, ऐसे फिक्स करेंगे कि R5 के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो मैं बोल दूंगा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है। तो मेरे पास यहां पर क्या है, ब्रिज is said to be in balanced condition. Bridge is said to be in balanced condition if potential drop across R5
is 0. This implies that potential at C is equals to potential at D. Means कि current flowing through R5 resistance is equals to 0. ठीक है, ये क्या हमारे पास करंट फ्लोइंग थ्रू R5 रेजिस्टेंस इज 0. तो मेरे को स्टडी करना है. I करंट है, मैं अज्यूम कर लेता हूं R1 रेजिस्टेंस में कुछ करंट I1 फ्लो कर रहा है और R2 रेजिस्टेंस में कुछ करंट I2 फ्लो कर रहा है. अब I1 करंट मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में. अब इसे R5 और R3 रेजिस्टेंसेस दिखे, ठीक है. तो R5 में मैं कंसीडर कर लेता हूं करंट फ्लो कर रहा है I5. R3 में करंट फ्लो करेगा अब I1 माइनस I5 विच इज इक्वल टू सम I3 करंट. ठीक है, I2 करंट मूव कर रहा है टुवर्ड्स D जंक्शन और D जंक्शन पे करंट फ्लो कर रहा है I5 भी. तो ये दोनों यहां पर मीट करेंगे. ये दोनों इनकमिंग करंट है और D पॉइंट पर R4 में जो भी करंट होगा वो क्या होगा, आउटगोइंग करंट एट D जंक्शन. तो बस इसका वैल्यू होगा हमारे पास I2 प्लस I5 एंड दिस इज इक्वल टू सम I4. B जंक्शन पर I4 और I3 अप्रोच कर रहे हैं, ये दोनों अप्रोच कर रहे हैं I3 I4, दोनों मीट करेंगे और मेरे पास यहां पे टोटल करंट फिर से क्या बन जाएगा I. क्योंकि देखो I3 में क्या है I1 माइनस I5, I4 में I2 प्लस I5, नेगेटिव I5 पॉजिटिव I5 से कैंसिल आउट हो गया, I1 प्लस I2 विच इज इक्वल टू I. ठीक है, तो मैं यहां पे जंक्शन बनाता हूं. सबसे पहले जंक्शन रूल से एक इक्वेशन बनाते हैं. जंक्शन रूल से समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 0. जंक्शन रूल को अप्लाई करते हैं एट ए पॉइंट. तो क्या मेरे पास इनकमिंग करंट प्लस I, ठीक है, आउटगोइंग करंट माइनस I1, आउटगोइंग करंट माइनस I2 इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2. तुम इनकमिंग करंट को चाहे पॉजिटिव लोगे तो आउटगोइंग करंट नेगेटिव, इनकमिंग करंट नेगेटिव लोगे तो आउटगोइंग करंट पॉजिटिव जंक्शन रूल में. ठीक है, अब मेरे को यहां पर स्टडी करना है दो लूप्स के लिए ACDA एंड BCDB. ठीक है, और मैं यहां पर वेस्टर्न ब्रिज की मतलब कंडीशन चेक करूंगा. मतलब जब मेरे पास R5 का वैल्यू क्या होगा 0, उस केस में इस लूप की थोड़ी सी स्टडी करेंगे. तो मेरे पास कुछ ऐसे है, फॉर लूप ACDA. करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, इधर से इधर फ्लो कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, इधर फ्लो कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव. तो लूप लेते हैं ACDA. ठीक है, फॉर लूप ACDA. ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी से इस फिगर को ना नोट डाउन करो और लूप ACDA के लिए लूप रूल के अप्लाई करके मेरे पास इक्वेशंस बनाओ. तो देखो मेरे पास ACDA में क्या है, I1 फ्लो कर रहा है करंट R1 के थ्रू और मेरे पास लूप भी मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ, लूप भी मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो क्या हो जाएगा नेगेटिव I1 R1. तो बस क्या जाएगा नेगेटिव I1 R1. फिर देखो C to D मूव कर रहा है I3 करंट R5 रेजिस्टेंस में पॉजिटिव टू नेगेटिव, लूप भी उसी डायरेक्शन में. तो फिर से माइनस I5 R5, माइनस I5 इंटू R5. अब देखो D2A हम मूव कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. नेगेटिव टू पॉजिटिव गेन कर रहे हैं. तो पास ये क्या हो जाएगा मेरे पास I2 इंटू R2 प्लस I2 R2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट स्टडी करते हैं फॉर लूप BCDB. ठीक है, अब स्टडी करते हैं फॉर लूप BCDB. फॉर लूप BCDB मैं B टू C मूव कर रहा हूं. ठीक है, तो B टू C में मेरे पास क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. अब देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव कुछ गेन कर रहे हैं. तो मेरे पास ये क्या हो गया प्लस I3 इंटू R3, प्लस I3 इंटू R3. नेक्स्ट मूव कर रहा हूं C टू D, पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव कर रहा है लूप. तो माइनस I3 इंटू माइनस I5 इंटू R5, माइनस I5 इंटू R5.
नेक्स्ट मूव कर रहा है लूप डी टू बी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, माइनस I4 इंटू R4, माइनस I4 इंटू R4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। और लूप से मेरे को मिला था वहां पर कि टोटल करंट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। और देखो मेरे पास जैसे C है वहां पर I3 है, I3 क्या हो गया I1 माइनस I5, I3 हो गया मेरे पास I1 माइनस I5। और जो मेरे पास है ये करंट I4, दिस इज इक्वल्स टू I2 प्लस I5। ये हो गया मेरे पास जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मेरे पास दो इक्वेशंस मेरे को मेन मिल गए, ये फर्स्ट और सेकंड। और मेरे पास लूप जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसका बैलेंस कंडीशन कब मिलेगा, जब मेरे पास लूप के थ्रू I5 की वैल्यू क्या होगी 0। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में फॉर बैलेंस्ड कंडीशन, फॉर बैलेंस्ड कंडीशन I5 is equals to 0, hence minus of I1 R1 plus 0 and plus I2 into R2 is equals to 0। नेक्स्ट इक्वेशन मेरे पास सेकेंड इक्वेशन में I3R3 कंटेन्स I1 माइनस I5 का वैल्यू 0, हेंस नेगेटिव ऑफ I1, सॉरी ये पॉजिटिव ऑफ I3R3 है ना, I3 का हो गया I1 माइनस I5, तो I5 का वैल्यू 0, तो I1 इंटू R3 प्लस 0, क्योंकि I5 का वैल्यू 0, माइनस ऑफ I4 विच इज इक्वल्स टू I2 प्लस I5 0, तो नेगेटिव I2 एंड R4 इक्वल्स टू 0। तो बस इस इक्वेशन से तो क्या मिल जाएगा, I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2, हेंस I1 by R2 is equals to R2 by R1। इस इक्वेशन से I1 R3 is equals to I2 R4, hence I1 by R2 is equals to R4 by R3। दोनों को कंपेयर कर देता हूं, यहां पे मैं दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को, R2 by R1 is equals to R4 by R3, hence this further implies R1 by R2 is equals to R3 by R4। मतलब कि ध्यान से देखना बेटा, R1 by R2, R1 जो मेरे पास फर्स्ट ब्रांच है ना, R1 by R2 इज इक्वल्स टू R3 by R4। ठीक है, ये मेरे पास क्या होगी, बैलेंस्ड कंडीशन के अंडर मेरे पास व्हीटस्टोन ब्रिज की एक इक्वेशन, ये बहुत मेन इक्वेशन है, इसका यूज हम मीटर ब्रिज में भी करेंगे। ठीक है बेटा, तो मेरे पास यहां पे क्या हो गया, R1 by R2 इज इक्वल्स टू R3 by R4। नेक्स्ट हम करते हैं मीटर ब्रिज। ठीक है, जो मेरे पास मीटर ब्रिज है, ठीक है, मीटर ब्रिज का मैं यूज करूंगा टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, मीटर ब्रिज इट इज यूज्ड to find unknown resistance। ठीक है, मीटर ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस एंड इट्स एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, एंड इट्स प्रिंसिपल is based on the Wheatstone bridge।
व्हिटस्टोन ब्रिज में मेरे पास क्या था स्टूडेंट्स? बेटा देखो अभी याद है ना, अभी अभी किया, ये तो याद होगा। ठीक है, इसमें मेरे पास क्या है, मेरे पास R1 R2 R3 R4, तो R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 बाई R4। जो कंडीशन कब मिला? जब मेरे पास जो R5 है उसके थ्रू करंट क्या फ्लो कर रहा है? 0। तो उस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा? R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 बाई R4। ठीक है, तो मैं इस मीटर ब्रिज का डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। इसका यूज तुम जब एक्सपेरिमेंट्स करोगे ना तब भी इसका यूज होगा हमारे पास। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से करना, प्रैक्टिकल बेस्ड है ये चैप्टर पूरा। इसके ऊपर तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और तुम्हें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए लाइक इसके रिगार्डिंग कि तुम्हें प्रैक्टिकल्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ये मेरे पास ऐसी कंस्ट्रक्शन है यहां पर, ये कुछ A B C D, A और B पॉइंट के बीच में मैं एक रेजिस्टेंस को फिक्स कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस R, और C और D के बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस को फिक्स कर देंगे, ये हो गया कुछ X। ठीक है, और मेरे पास B और C के बीच में मैं गैल्वेनोमीटर को प्लेस कर दूंगा, ये मेरे पास क्या मेजर करेगा? करंट को। और ये मेरे पास PQ एक वायर है जिसका कुछ लेंथ है L। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड एक जॉकी है, इस जॉकी को मैं स्लाइड कर सकता हूं इस वायर के ऊपर। मेरे पास अब यहां पर है एक्सटर्नल सर्किट में ये मेरे पास वायर है। ठीक है, ये वायर है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। अब मैं क्या करूंगा, ये कैसे डिपेंड कर रहा है भाई? व्हीटस्टोन ब्रिज पे। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे डिपेंड कर रहा है। यहां पर क्या होगा, R रेजिस्टेंस मानो मैंने फिक्स कर दिया, उसकी वैल्यू मुझे पता है। L लेंथ मैं कंसीडर कर लेता हूं, ये 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, L इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब मेरे पास क्या करूंगा, इसको कैपिटल L लिख लेते हैं अभी के लिए, थोड़ा सा इजी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है इस वायर का थ्रू आउट एरिया। ठीक है, थ्रू आउट एरिया में जो भी मेरे पास यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका थ्रू आउट लेंथ के लिए। अब L मैंने 100 सेंटीमीटर यहां पे कंसिडर कर लिया और बैटरी अप्लाई कर दिया एक्सटर्नल V। अब मेरे पास क्या होगा, R रेजिस्टेंस मुझे पता है, लेंथ टोटल मुझे पता है 100 सेंटीमीटर, X अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, उसको मैंने C और D टर्मिनल के बीच में प्लेस कर दिया। तो मेरे पास अब क्या होगा, मैं इस गैल्वेनोमीटर की जो जॉकी है इसको इस वायर के ऊपर स्लाइड करूंगा। एक वायर है मेरे पास, उसके ऊपर इस जॉकी को स्लाइड करेंगे। एक पर्टिकुलर लेंथ जिसके ऊपर मान लो P टर्मिनल से मैंने इसको स्लाइड करना स्टार्ट किया और पर्टिकुलर एक पॉइंट पर इसने डिफ्लेक्शन शो किया 0, मतलब कि जो मेरे पास जॉकी है इसने डिफ्लेक्शन शो किया 0, उसका मतलब अब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा और ये आ गया एक तरह से बैलेंस कंडीशन में, ये मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में कब आ जाएगा, जब मैं नोन रेजिस्टेंस पुट कर दूंगा, P साइड से जॉकी को स्लाइड करना स्टार्ट किया और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर लेंथ पर मेरे पास क्या हो गया, ये वैल्यू 0। ठीक है, करंट का जो डिफ्लेक्शन है ना वो 0 हो गया, उसने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया जॉकी ने, जॉकी जो कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर ने अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, उसका मतलब करंट क्या फ्लो कर रहा है अब 0। तो ये आ गया बैलेंस कंडीशन स्टेट में। ठीक है, तो मैं यहां पे देखता हूं नल कंडीशन, मतलब कि नल कंडीशन मतलब कि नो करंट इज फ्लोइंग and galvanometer shows no deflection, मीन्स कि IG इक्वल्स टू 0, IG मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू 0। तो बैलेंस कंडीशन में आ गया, उसको मैं स्टडी करता हूं।
तो व्हीटस्टोन ब्रिज की जो बैलेंस कंडीशन थी मेरे पास क्या था, R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4। यहां पर R1 मैंने R रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिया है, ठीक है, और बाई R2, ठीक है। और देखो यहां पर R2 क्या हो गया, ये जो लेंथ है ना, मान लो ये पर्टिकुलर लेंथ स्मॉल l है जो कि ने जो, ठीक है, और यहां पर इस वायर का रेजिस्टिविटी रो है, रो हो गया मेरे पास रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, एंड ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो स्मॉल एल है, इस स्मॉल एल पार्ट में जैसे जहां तक जो की है और पी पॉइंट से लेंथ है एल, तो इस पार्ट में कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल बाई ए, ठीक है, इक्वल्स टू R3 जो मेरे को फाइंड आउट करना है। ये मेरे पास रेजिस्टेंस क्या हो गया, एक्स बाई R4, R4 क्या हो गया, रो बाई ए लेंथ, टोटल लेंथ है 100 सेंटीमीटर, एल लेंथ पी पॉइंट से जो कि ने वो जो पर्टिकुलर गैल्वेमीटर से कनेक्टेड है उसने डिफ्लेक्शन शो किया 0, तो वो लेंथ हो गया एल, तो रिमेनिंग लेंथ क्या हो गया 100 माइनस एल, तो क्या 100 माइनस एल। तो मेरे पास यहां पर रो से रो कैंसिल आउट हो गया, एरिया से एरिया कैंसिल आउट, तो मेरे पास यहां से मैं लिख सकता हूं R/L इज इक्वल्स टू x बाई 100 माइनस एल। मेरे को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको रख सकता हूं 100 माइनस एल बाई एल एंड इनटू में r, एंड दिस इज इक्वल्स टू x, रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। हेंस x इज इक्वल्स टू सम r 100 बाई एल माइनस 1, रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू किसमें होगा, ओम में। तो मेरे पास x क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, तो मैंने अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। R जो मेरे पास गिवन है, लेंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे जो कि P पॉइंट से किस पॉइंट तक स्लाइड किया है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास वो वैल्यूज प्लग कर दूंगा और मेरे को क्या मिल जाएगा यहां पर, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक तरह से मेरे पास क्या है, मतलब ये डिफाइन कर रहा है टर्म की कहीं ना कहीं पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है। तो एक तरह से ये आइडियल वोल्टमीटर है पोटेंशियोमीटर एक तरह से, मतलब ये बहुत सेंसिटिव है। अगर मैं लेंथ को चेंज कर दूंगा तो मतलब जो पोटेंशियल है इसका वो वैल्यू, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक टर्म अभी हम रीड आउट करेंगे, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब कि मैं स्मॉल स्मॉल पोटेंशियल्स को भी कैलकुलेट कर सकता हूं इस पोटेंशियोमीटर से, ठीक है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है पोटेंशियोमीटर। व्हेन ए कांस्टेंट करंट इज पास्ड, when a constant current is passed through a resistance wire of uniform cross section, of uniform, मतलब ये मैं डिफाइन कर देता हूं इसको थोड़ा सा, फिर इस पे केस करते हैं। व्हेन ए कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू ए रेजिस्टेंस वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, देन द पोटेंशियल डिफरेंस across any 2 points, then potential difference across any 2 points is directly proportional to its length.
ठीक है, मतलब व्हेन ए कॉन्स्ट, मान लो एक वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, इसके पास कुछ रेजिस्टेंस भी है, इसके थ्रू मैं कांस्टेंट करंट पास करूंगा, देन द पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस मेरे को पोटेंशियल चेक करना है, ठीक है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो मतलब मान लो कि जो कि उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, जो भी लेंथ होगी वहां पर जो भी ए और बी पॉइंट जो भी मैं सर्किट में मेजर करूंगा, लाइक V1 और V2 पॉइंट, उनके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस लेंथ के, ठीक है। इस टर्म को अभी देखते हैं कैसे है ये, मतलब कि व्हेन ए कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू ए रेजिस्टेंस वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, मतलब V पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे, कांस्टेंट मिलेगा K, और K क्या हो गया मेरे पास, K इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल देते हैं, ठीक है। अभी बताता हूं ये क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब K इक्वलेंस टू V बाई एल, हेंस K इक्वलेंस टू V बाई एल। मतलब पोटेंशियोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सर्किट एलिमेंट, ठीक है। यूज करेंगे इसका एक सर्किट एलिमेंट में पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब जैसे था ना इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल ग्रेडियंट E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr, तो यहां पर वहां पर V क्या था, पोटेंशियल, यहां भी V पोटेंशियल बाय लेंथ, तो K इक्वल्स टू V बाई L, ठीक है। तो वो था ना वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस थी उनके बीच में हमारे पास dr सेपरेशन था, वहां पे हमने स्टडी किया था। तो सेम ऐसे ही यहां पर मेरे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ मैं चेक करूंगा। मेरे पास जो सर्किट है उसमें क्या है, पोटेंशियोमीटर में व्हेन ए कांस्टेंट करंट इस पास, मान लो एक वायर है, इसके थ्रू कांस्टेंट करंट पास कर दें, ठीक है, तो बस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना जो भी सर्किट में, वो होगा इसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो इंक्रीज करेंगे ये लेंथ भी इंक्रीज कर, डिक्रीज कर देंगे ये लेंथ डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके दो एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की, वो एक एक करके स्टडी करते हैं। पहली स्टडी करते हैं टू फाइंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। इसकी एप्लीकेशन है फर्स्ट एप्लीकेशन में है टू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, टू फाइंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। मान लो कि मेरे पास एक्सटर्नल सर्किट में, ठीक है, मेरे पास एक ईएमएफ है, उसकी मेरे को ईएमएफ का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो उसकी देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो मान लो कि मेरे पास ये वायर है, इसका कुछ लेंथ है, इसे मैंने एक्सटर्नल से अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल सर्किट से, ये V नोट है, टोटल लेंथ L है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, K इक्वल्स टू V नोट बाई L। अब मैंने क्या किया, एक एंड को कनेक्ट कर दिया इस ईएमएफ से, और इसके पास कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक गैल्वेनोमीटर से, और इससे कनेक्टेड है एक जॉकी, और इस जॉकी ने एक पर्टिकुलर टाइम पर डिफ्लेक्शन शो किया 0, ठीक है। ईएमएफ चेंज कर देंगे तो लेंथ चेंज कर जाएगा, जो कि अपना डिफ्लेक्शन क्या करेगा, डिफरेंट डायरेक्शंस में शो करेगा। नेक्स्ट यहां पर मैं कंसीडर कर लेता हूं इस पर्टिकुलर ईएमएफ के लिए जो कि ने इस लेंथ पर डिफ्लेक्शन 0 शो किया, मतलब नल डिफ्लेक्शन शो किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो नल डिफ्लेक्शन शो किया, तो मेरे पास यहां पर क्या हुआ, आई अब 0 हो गया, IG एक तरह से, अगर IG 0 हो गया तो मैं बोल सकता हूं, ये पॉइंट को मैं लिख सकता हूं V1, ये पॉइंट को लिख लेते हैं V2, ठीक है। तो V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू E माइनस IR, बट I का वैल्यू 0,
तो V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू सम E एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, हेंस EMF V1 माइनस V2 इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द KL। ठीक है, ये कैसे आई इक्वेशन देखते हैं। V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू E माइनस IR। I करंट फ्लो कर रहा है 0, तो V1 माइनस V2 E हो गया EMF ऑफ द सेल। नेक्स्ट मेरे पास यहां पर क्या है कि मेरे पास, मैं कैसे स्टडी करूंगा इसको नेक्स्ट में, कि जब ये डिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर, जो मेरे पास ये गैल्वेनोमीटर है इसके साथ जॉकी कनेक्टेड है, एक पर्टिकुलर लेंथ पर इसने डिफ्लेक्शन 0 शो किया, मतलब सर्किट में अब कोई करंट नहीं है, मतलब कि IG 0 हो गया, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0। तो इसने ना कुछ पोटेंशियल को रीड कर लिया, तो जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V1 माइनस V2 का क्रॉस जो पोटेंशियल है वही नीचे है। अब K क्या होगा, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और K है उसका वैल्यू क्या होगा, V0 बाई कैपिटल L। K इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और उसको मल्टीप्लाई कर दूं स्मॉल l से, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, पोटेंशियल अक्रॉस, ये मेरे पास A और B पॉइंट के अक्रॉस मेरे को क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूनिट लेंथ में, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, उसको मल्टीप्लाई कर दो स्मॉल l से, तो ये मिल जाएगा पोटेंशियल अक्रॉस AB पॉइंट। ये पोटेंशियल V1 माइनस V2 के अक्रॉस जो भी EMF है उसके इक्वल होगा, क्योंकि वहां पे करंट क्या फ्लो कर रहा है, 0, करंट की वैल्यू 0 है यहां पे, तो I हो गया 0, तो V1 माइनस V2 इक्वल टू EMF। नेक्स्ट चेक करते हैं, टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन में देखते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन में है इसमें टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स, टू कंपेयर EMFs ऑफ टू सेल्स। तो देखो टू सेल्स का EMF मैं कैसे कंपेयर कर सकता हूं, ये मेरे पास वायर है, ठीक है, इससे कनेक्ट किया हुआ मैंने, L लेंथ है, तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए एक टर्म चाहिए पोटेंशियल ग्रेडियंट विच इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो ये मिल गया मेरे को यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल है। अब मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा दो बैटरीज को, दो EMFs, दो सेल्स को कनेक्ट कर देंगे, उनकी EMF चेक करेंगे। फिर ये है फर्स्ट E1 R1 है, ये हो गया इसका स्विच, ये दूसरा है E2 R2, R2 E2, ये इसका स्विच है, ये दोनों यहां कनेक्टेड हैं। ये है S1 स्विच, S2 स्विच, और ये कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से, और ये कनेक्टेड है जो कि इससे। मैं अज्यूम कर लेता हूं यहां पर मेरे को कि पहले मैंने S1 को क्लोज कर दिया, ठीक है, तो पहले मेरे पास है S1 को मैंने क्लोज कर दिया, फर्स्ट S1 is closed and S2 is open। तो जो फर्स्ट है सेल, ये रोल प्ले करेगा कुछ ना कुछ। E1 मान लो यहां पर पोटेंशियल है कुछ V1 और यहां पर पोटेंशियल है V2। अब मेरे पास S1 क्लोज है, S2 ओपन है, तो E2 का तो कोई रोल प्ले नहीं करेगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। V1 माइनस V2 कि कुछ E1 माइनस IR1 जो कि को मैं मूव कर रहा हूं, स्लाइड कर रहा हूं इस A टू B एंड के टुवर्ड्स एक पर्टिकुलर लेंथ पर, जो कि ने डिफ्लेक्शन शो किया 0। ये लेंथ मैंने मेजर कर ली L1, मतलब कि एक तरह से सेल जो उसका EMF है वो क्या होगी, V1 माइनस V2, मतलब V हमने जो इक्वेशन की थी ना इससे जो लास्ट लेक्चर में, V इक्वल्स टू E माइनस IR, तो V की जगह हो गया V1 माइनस V2 इक्वल्स टू E माइनस IR। अब मेरे पास I का वैल्यू 0 है क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा, जो कि कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से, और कोई भी डिफ्लेक्शन वो शो नहीं कर रहा, तो I का वैल्यू 0, तो V1 माइनस V2 इक्वल टू EMF विच इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू EMF फर्स्ट। नेक्स्ट V1 माइनस V2 के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल है वो इस वायर के अक्रॉस भी होगा, वो क्या होगा, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ, एंड दिस इज इक्वल्स टू
V1 minus V2 is equals to KL1. Hence, from first and second, we can say that E1 is equals to KL1. Next case में क्या करते हैं? Now, S1 is open and S2 is closed. ठीक है, S1 ओपन है और S2 क्लोज्ड है. अब मेरे पास सेकंड बैटरी रोल प्ले करेगा. उस केस में क्या हुआ, मेरे को लेंथ जो कि ना डिफरेंट शो किया. मान लो इस लेंथ L2 पे इसने डिफ्लेक्शन 0 शो किया. ठीक है, अब मेरे पास क्या हुआ, V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू E2 एंड V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू KL2. तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से मैंने क्या कंबाइन किया, यहां पे ये P इक्वेशन नाम रख देते हैं. तो E2 इक्वल्स टू KL2. थर्ड और फोर्थ से हो गया Q इक्वेशन. ठीक है, अब मेरे पास देखो P और Q को मैं कंपेयर करना है EMFs को. तो मतलब E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू K L1 बाई K L2. K कैंसिल आउट, तो हो गया L1 बाई L2. ठीक है, तो जो भी मेरे पास सेल होगा उसका जो भी EMF होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द लेंथ. ठीक है, तो मेरे पास यहां से कोई भी, मान लो कि मेरे को E2 फाइंड आउट करना है, तो E2 को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, E1 गिवन है, L1 फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि मूव करेंगे, L2 फाइंड आउट कर लेंगे, वैल्यूज प्लेस कर देंगे, E2 का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, तो ये मेरे पास एक एप्लीकेशन यहां पर. नेक्स्ट चेक करते हैं यहां पर, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. नेक्स्ट है, ये भी एप्लीकेशन है, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. देखो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे. सेम अपरेटस है, सेम वायर है, इसको कनेक्ट किया हुआ है एक्सटर्नल सप्लाई से, V0 से, लेंथ L है. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट सबसे पहले डिफाइन करना होगा. अगर पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो ये मेरे पास वैल्यू मिल गया. इसको मैंने कनेक्ट कर दिया यहां पे. ठीक है, ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव. इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, EMF सेल से. इसका कुछ रेजिस्टेंस है R, EMF है E, और ये यहां पे कनेक्टेड है. इसको कनेक्ट कर रखा है गैलोमीटर से, और जॉकी है जो कि स्लाइड करेगा यहां पे. नेक्स्ट मैंने यहां पे कनेक्ट कर रखा है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को. ये की K1 मान लेता हूं, ये की K2 मान लेता हूं. ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R इस सर्किट में. तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं K1 को क्लोज करूंगा और K2 को ओपन रखूंगा. ठीक है, तो मेरे पास यहां पर ये टर्मिनल के क्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा V1, इस टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल V2, और जो भी V1 है वही पोटेंशियल यहां भी रहेगा और सेम पोटेंशियल यहां भी रहेगा. ठीक है, अब मैंने अज्यूम कर लिया कि K1 ओपन है, K1 क्लोज है और K2 ओपन है. K1 क्लोज्ड एंड K2 ओपन. K1 क्लोज्ड है तो मेरे को कुछ EMF मिल जाएगा. मतलब गैल्वेनोमीटर एक पर्टिकुलर लेंथ पे कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा. वो लेंथ मैंने कंसीडर कर ली L1. ठीक है, मतलब कि स्मॉल L1 मेरे पास लेंथ हो गया कि K1 क्लोज है, K2 ओपन है. इसने कुछ लेंथ मेजर कर ली, मेरे को पोटेंशियल मैं फाइंड आउट कर लूंगा वहां पे. वो क्या होगा मेरे पास, V1 मतलब I इक्वल्स टू 0. कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा. ठीक है, नल डिफ्लेक्शन, अभी नल डिफ्लेक्शन. हैंस V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू EMF ऑफ द सेल, एंड EMF ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू KL1. ठीक है, हमें पता है ना V1 माइनस V2 EMF ऑफ द सेल, और वो किसके भी इक्वल होगा, V1 माइनस V2 EMF ऑफ द सेल. जो वायर है पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, मैंने वो कंसीडर कर लिया यहां पर L1. नेक्स्ट केस में मैं क्या करूंगा, K1 तो क्लोज है, साथ में K2 को भी क्लोज कर दिया. K1 एंड K2
बोथ आर क्लोज नाउ। ठीक है, मैंने दोनों कीज को क्लोज कर दिया। दोनों कीज को मैं जैसे ही क्लोज करूंगा तो यहां पर सर्किट में क्या होगा, मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी आ गया, इसका भी की क्लोज्ड है, और साथ में ये बैटरी है ईएमएफ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ, ये की भी क्लोज्ड है, और ये इधर गैलन से कनेक्टेड है और इधर दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब मेरे पास यहां पर क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी आ गया यहां पर। तो मेरे पास मैं टोटल करंट चेक कर लेता हूं, विच इज इक्वल्स टू ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, दिस इज इक्वल्स टू आर प्लस आर। बैटरी जो सेल है वो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, तो V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ये टर्मिनल का पोटेंशियल मैंने मान लिया V1, ये टर्मिनल का पोटेंशियल मान लिया V2, हेंस V1 माइनस V2 मतलब एक तरह से V है इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ठीक है, I का वैल्यू पुट कर देता हूं, E माइनस आई, दिस इक्वल्स टू E R बाई आर प्लस आर, दिस इक्वल्स टू E R प्लस E R, R plus R minus ER, and this equals to ER by R plus R. तो हो गया V1 minus V2, this equals to epsilon R by R plus R. तो मेरे पास यहां पर देखो, मैं जनरली क्या होगा स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर पॉइंट जो कि को मैं स्लाइड कर रहा हूं गैल्वेमीटर, ठीक है, जो गैल्वेमीटर से कनेक्टेड है उसको वायर के ऊपर, इसने एक पर्टिकुलर लेंथ पर डिफ्लेक्शन शो किया 0, तो ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो गया मेरे पास, के L2। तो मेरे पास यहां से दो टर्म्स मिल गए मेरे को, V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू के L2 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू ई आर बाई आर प्लस आर, और जो ई क्या हो गया, ईएमएफ ऑफ द सेल, एंड दिस इज इक्वल्स टू के L1। ठीक है, जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन था, देखो बेटा ये यहां पर है ना, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू के L1, तो इस वैल्यू को मैं यहां पर रिप्लेस कर देता हूं इस इक्वेशन में। ये मेरे पास क्या हो गया, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू के L1 इंटू आर बाई आर प्लस आर इज इक्वल्स टू के L2। पोटेंशियल ग्रेडियंट से पोटेंशियल ग्रेडियंट कैंसिल आउट। इन इक्वेशंस को मैं रखता हूं लाइक, मेरे पास ये हो गया आर प्लस आर बाई आर एंड दिस इज इक्वल्स टू L1 बाई L2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, लाइक आर प्लस आर इज बाई आर इज इक्वल्स टू L1 बाई L2। मेरे पास ये हो गया 1 प्लस आर बाई आर इज इक्वल्स टू L1 बाई L2, हेंस R is equals to L1 by L2 minus 1 into R। इंटरनल रेजिस्टेंस है, वैल्यू किसमें मिलेगा, ओम में, यूनिट है ना इसका ओम। अब मेरे पास देखो R इक्वल्स टू L1 by L2 माइनस 1 इंटू मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो कैपिटल R है मेरे पास क्या होगा, सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा ये मेरे पास क्या हुआ, मैंने यहां पर फाइंड आउट कर लिया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, वो की वैल्यू क्या मिलेगा, L1 by L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब तक के लिए अच्छे से इसको चैप्टर को रीड आउट कर लो।